हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 11 अक्टूबर 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूँ कि हमारा जो सी सेट का बैच है वो 5 अक्टूबर 2024 से चल रहा है। अभी 3-4 क्लासें ही इसमें हुई हैं। तो अगर आप में से कोई और लोग भी इंटरेस्टेड हों तो अभी कुछ सीट्स बाकी हैं, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली एट 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और बाकी इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसके थ्रू जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल भी वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिलती है तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी और साथ ही साथ आप लोगों का भी आप लोगों के लिए भी ये फ़ायदा होगा कि ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज हमें कौन कौन से आर्टिकल्स देखने हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पेज पर आपको जो इमेज दिख रही है वो जो रतन टाटा हैं उनकी लास्ट राइट्स की ये मतलब इमेजेस हैं। ठीक है, मतलब इनके अंतिम दर्शन के लिए इनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया था मुंबई के एनसीपीए लॉन में और उसके बाद इनका जो लास्ट राइट्स है, जो अंतिम संस्कार है वो कल कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक आर्टिकल है कि पीएम अनवील्स 10 पॉइंट प्लान टू स्ट्रेंथन इंडिया आसियान रिलेशनशिप। तो इंडिया और आसियान की यहाँ पर एक समिट चल रही है, 21st आसियान इंडिया समिट, और ये हो रही है लाओस में। ठीक है, तो उसी में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो भी शामिल होने गए हैं। तो वहाँ पर इन्होंने कुछ 10 पॉइंट प्लान की बात की गई है भारत और आसियान के रिश्तों को और मजबूती देने के लिए, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बीच के पेजेस में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। दो आर्टिकल्स हमें एक्सप्लेन पेज पर देखने हैं। वो आर्टिकल्स क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पर ये है, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वांट्स टू फॉर्मुलेट नेशनल स्टैंडर्ड नेशनल एग्रीकल्चर कोड। कि सरकार जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर कोड क्यों बनाना चाहती है, कि ऐसा स्टैंडर्ड क्यों बनाना चाहती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, एज ग्रीन पैच स्प्रेड्स इन एंटार्क्टिका हेयर्स व्हाट इज़ वरिंग साइंटिस्ट। ठीक है, कि एंटार्क्टिका में जो ग्रीन पैच है यानी कि ग्रीनरी जो है वो एंटार्क्टिका में बढ़ रही है और इसकी वजह से कुछ साइंटिस्ट्स या वैज्ञानिक जो हैं वो क्यों चिंतित हैं, तो वो बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नोबेल प्राइज़ का जिक्र किया गया है। नोबेल प्राइज़ हम लोग साइंस के फील्ड्स के जो भी है, मतलब मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो देख चुके हैं। यहाँ पर लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किसको मिला है, किस लिए मिला है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो आर्टिकल्स हैं वो रहेंगे। तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं, लेकिन उससे जान वहाँ तक आर्टिकल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग प्रीलिम्स 2025 में टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए ये हमारी एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ के टेस्ट मिलते हैं, 16 महीने के करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलते हैं जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के, और साथ ही साथ 10 फुल लेंथ सी सेट के टेस्ट मिलते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है ओनली एट 849 रुपीज़। टोटल 91 टेस्ट हैं, 5300 MCQs हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सिर्फ एक ऐसी टेस्ट सीरीज चाहते हैं जिसमें सी सेट ना हो, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स हो, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है ओनली एट 699 रुपीज़ में। इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ भी है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ लेना चाहते हैं तो वो आपको 449 में मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ के टेस्ट। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स के टेस्ट लेना चाहते हैं, 16 महीने के करंट अफेयर्स के आपको 32 टेस्ट मिलेंगे
तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो ओनली 299 में आपको मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो लेना चाहते हैं तो वो आपको 249 में मिल जाएगा। तो इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे जो लिंक्स वगैरह हैं वो हमारी वेबसाइट और ऐप पर आपको मिल जाएंगे। अगर कोई लिंक नहीं मिलता है या आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, देखिए व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपके अगर कोई भी डाउट्स होंगे, कोई क्वेरीज होंगी या कोई लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आर्टिकल्स पर चलते हैं और एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है कि पीएम अनवील्स 10 पॉइंट प्लान टू स्ट्रेंथन इंडिया आसियान रिलेशंस। ठीक है, देखो, announcing a 10-point plan while underlining that dialogue and cooperation between India and ASEAN are of utmost importance at the time of conflict and tension in many parts of the world. Prime Minister Narendra Modi Thursday flagged respect for each other's national integrity and sovereignty at the ASEAN India Leaders Summit in Laos capital Vientiane. लाओस एक साउथ एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है, साउथ एशियन कंट्री है। उसकी राजधानी वियेंशियन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है ना, समिट चल रही है, लीडर्स की समिट है। तो इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव लीडर हैं या जो सरकार के लीडर हैं वो प्रधानमंत्री वो यहाँ पर गए हुए हैं। और इसी तरीके से जो बाकी आसियान देश हैं, टोटल वी हैव 10 आसियान कंट्रीज़, उन आसियान देशों के भी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर एक तो 10 पॉइंट प्लान की बात तो की गई है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि डायलॉग और कोऑपरेशन, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड आसियान, इंडिया और आसियान देशों के बीच में डायलॉग और कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, कि दुनिया के कई सारे हिस्सों में टेंशन्स चल रही है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर ये भी कहा है कि एक दूसरे की जो नेशनल इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसका भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर बात। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए, यहाँ पर इसकी जो थीम है दैट इज़ इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, इस थीम के साथ ही आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट का यहाँ पर प्लान जो है वो अनाउंस किया है। सबसे पहले ये कहा है कि 2025 का जो ईयर है, यानी कि जो अगला साल होगा 2025 का, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, फॉर विच इंडिया विल मेक अवेलेबल $5 मिलियन टूवर्ड्स जॉइंट एक्टिविटीज़। तो 2025 के देश को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म डिक्लेयर करने की बात यहाँ पर की गई है, मतलब इस साल के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई है। और इसके लिए भारत जो है वो $5 मिलियन जो है वो अवेलेबल कराएगा, ताकि साथ मिलके आसियान और इंडिया और आसियान मिलके जो है वो कुछ जॉइंट एक्टिविटीज़ कर सकें। इसके बाद ये कहा गया है कि सेलिब्रेट अ डिकेड ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके भी यहाँ पर 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके सेलिब्रेशन की बात भी की गई है। और वो कैसे की गई है कि कुछ पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि यूथ समिट की जाए, है ना, स्टार्टअप फेस्टिवल किया जाए, हैकाथॉन, म्यूज़िक फेस्टिवल, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स एंड डेली डायलॉग, इन सब के थ्रू जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल को सेलिब्रेट किया जाए। इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि ऑर्गेनाइज आसियान इंडिया विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव अंडर आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर आसियान इंडिया विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज की जाए। इसके बाद ये कहा गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं वो बढ़ाई जाए, ठीक है, उनको डबल किया जाए। और साथ ही साथ नई स्कॉलरशिप के प्रोविजंस जो हैं वो भी लाए जाएं आसियान स्टूडेंट्स के लिए। भारत में जो कृषि विश्वविद्यालय या जो
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, अगर उनमें कोई आसियान देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके लिए नई स्कॉलरशिप्स का प्रोविज़न जो है वो भी किया जाए। इसके बाद ये कहा गया है कि भारत और आसियान के बीच में जो ट्रेड है, ठीक है, गुड्स एग्रीमेंट में जो ट्रेड है उसको भी रिव्यू किया जाए 2025 तक। इसके बाद ये कहा गया है कि डिज़ास्टर रेजिलियंस को इन्हेंस किया जाए, जिसके लिए इंडिया फिर से $5 मिलियन यहाँ पर देगा। और फिर कहा गया है इनिशिएट अ न्यू हेल्थ मिनिस्टर्स ट्रैक टूवर्ड्स बिल्डिंग हेल्थ रेजिलियंस। हेल्थ रेजिलियंस बनाने के लिए हेल्थ मिनिस्टर्स के हेल्थ मिनिस्टर्स के ट्रैक को इनिशिएट करने की बात की गई है। इसके बाद ये लिखा गया है कि एक रेगुलर मैकेनिज्म ऑफ आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग, एक रेगुलर मैकेनिज्म जो है वो इनिशिएट किया जाए ऑफ आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डिजिटल एंड साइबर रेजिलियंस। ठीक है, साइबर और डिजिटल और साइबर रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग का एक रेगुलर मैकेनिज्म जो है वो इनिशिएट किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर वर्कशॉप की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद आसियान लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो एक प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन टूवर्ड्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए ये जो एक कैंपेन, एक यहाँ पर अभियान चलाया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो वो वाला यहाँ पर लिखा गया है कि प्लांट अ ट्री फॉर मदर। इस कैंपेन में जो आसियान लीडर्स हैं, जो आसियान देशों के नेता हैं, उनको भी मतलब न्योता दिया गया है कि वो इस कैंपेन से जुड़ें, है ना, एक एक प्लांट, एक एक ट्री जो है वो लगाएं ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है कि इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में जो टेंशन चल रहे हैं उसको लेकर द जॉइंट स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक विद द सपोर्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें यह कहा गया है कि दैट दे रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग स्टेबल पीस स्टेबिलिटी मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट इन द रीजन। ठीक है, कि ये जो देश हैं वो सभी मिलके ये बात रीअफर्म करते हैं कि पीस स्टेबिलिटी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट इस रीजन में इन चीज़ों को मेंटेन और प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो बाकी लॉफुल यूजेस हैं सीज के, जैसे कि अनइम्पीडेड लॉफुल मैरीटाइम कॉमर्स and to promote peaceful resolution of disputes in accordance with the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN clause and the relevant standards and recommended practices by the International Civil Aviation Organization and the International Maritime Organization। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि सीज का लॉफुल यूज़ इसको भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अनइम्पीडेड लॉफुल मैरीटाइम कॉमर्स, यानी कि समुद्र में, पानी में जो व्यापार होता है, जो कॉमर्स होता है, ठीक है, वो भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। बस शर्त है कि वो जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, वो लॉफुल होना चाहिए। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो डिस्प्यूट्स अगर कोई होते हैं तो उनका पीसफुल, शांति तरीके से उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लॉज के, उसके हिसाब से, जिसमें से एक ये वाला लॉ भी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉज ऑन सीज। ठीक है, दैट इज़ 1982 का। और साथ ही साथ जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से, और ये रिकमेंड किया गया है कि प्रैक्टिसेस बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और मैरीटाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा। इस रिगार्ड में ये कहा गया है कि वी सपोर्ट द फुल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी में जो जितने भी मतलब पार्टीज़ हैं उनके कंडक्ट को लेकर एक डिक्लेरेशन की यहाँ पर बात की गई है कि उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
ठीक है, पूरी तरीके से फुल और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है, फॉरवर्ड टू द अर्ली कंक्लूजन ऑफ एन इफेक्टिव एंड सब्सटेंटिव कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, साउथ चाइना सी में भी जो कंडक्ट है पार्टीज़ का, वो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। दे एग्रीड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब कुछ एरियाज़ दिए गए हैं जिनमें कोऑपरेशन या सहयोग को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री मेडिसिन, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिफेंस इंडस्ट्री, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग एंड डिमाइनिंग ऑपरेशंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब ये कैसे अचीव होगा? दिस ऑल विल बी achieved through the exchange of visits and joint military exercise, maritime exercise, port calls by naval ships and डिफेंस स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू ये चीज़ें अचीव की जाएंगी। इंडिया और आसियान ने ये भी एग्री किया है टू कोऑपरेट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें भी कोऑपरेशन की बात की गई है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये सारी बात हुई है। इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि पिछले 10 सालों में भारत का जो ट्रेड है वो आसियान देशों के साथ नियरली डबल हो गया है। ठीक है, $130 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड यहाँ पर भारत आसियान देशों के साथ कर रहा है। और जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं आसियान के, दैट इज़ इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कैम्बोडिया, ब्रुनई और लाओस, ये ऐसे समय पर गैदर हुए हैं जब म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है और टेरिटोरियल टेंशन साउथ चाइना सी में चल रही हैं। और म्यांमार ने अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के परमानेंट सेक्रेटरी दैट इज़ ओंग क्योव मो को यहाँ पर समिट में भेजा है। और फर्स्ट हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव हुआ है इस समिट में 3 साल के बाद। ठीक है, म्यांमार की तरफ से, क्योंकि आसियान ने उसको बार कर दिया था। ठीक है, पूरे के पूरे आसियान ग्रुप ने म्यांमार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करने से बार कर दिया था 2021 में। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर 3 साल के बाद ऐसा हुआ है कि म्यांमार ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यहाँ पर भेजा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई, थोड़ा बहुत भी आई तो चलेगा। ठीक है, ये खासकर 10 पॉइंट वगैरह देख लीजिएगा, बट बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसमें से कुछ होगा ऐसा है नहीं। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं कि वाई गवर्नमेंट वांट्स टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड नेशनल एग्रीकल्चर कोड। देखो, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने ये फॉर्मेशन मतलब ये प्रोसेस शुरू कर दी है कि एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है वो बनाया जाएगा। अब जैसे कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, उसी तरीके से एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड भी बनाया जाएगा। अब एनएसी में क्या होगा, तो उससे पहले आप ये जानिए कि बीआईएस क्या है। बीआईएस एक ऐसी नेशनल बॉडी है, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये एक ऐसी बॉडी है जो हमारे देश में अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर स्टैंडर्ड सेट करता है। एग्रीकल्चर में इसने पहले ही स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं मशीनरी के लिए। ठीक है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इन सब के लिए स्टैंडर्ड सेट हैं। और कई सारे तरीके के जो इनपुट्स हैं जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, उन सब के लिए भी स्टैंडर्ड्स पहले से तय हैं। हालांकि कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लिए अभी कोई बीआईएस स्टैंडर्ड्स नहीं है, जैसे कि देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर प्रैक्टिसेस लाइक प्रिपरेशन ऑफ फील्ड्स। ठीक है, खेतों की प्रिपरेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वाटर यूज़ को लेकर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसीलिए बहुत काफ़ी लंबे समय से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो है वो होना चाहिए, और उसी को यहाँ पर अब बनाया जा रहा है। एनईसी जो है वो एंटायर एग्रीकल्चर साइकिल को कवर करेगी, और इसमें साथ ही साथ एक गाइडेंस नोट होगा फॉर द फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन। इट विल सर्व एज अ गाइड फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑफिशियल्स इन द सेक्टर। ठीक है, तो ये इन सब के लिए एक गाइड का भी काम करेगा, जो बेसिकली ये कोड बनाया जा रहा है वो। इस कोड के 2 पार्ट होंगे। पहला जो है वो सभी क्रॉप्स वगैरह के लिए जनरल प्रिंसिपल्स होंगे,
और सेकंड जो है वो क्रॉप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिए जाएंगे, जैसे कि जो अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, पल्सेस, इन सब के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी होंगे। और बाकी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल स्टैंडर्ड्स होंगे सभी क्रॉप्स के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ कवर की जाएगी इस एनएसी में? इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी, एनएसी विल कवर ऑल एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन। जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस हैं और हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद के जो ऑपरेशंस हैं उन सभी को ये कवर करेगा। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस में क्रॉप सिलेक्शन, ठीक है, कि कौन सी क्रॉप उगानी है, फिर लैंड को प्रिपेयर करना है, फिर सोइंग करनी है, सोइंग करने के बाद कुछ कुछ क्रॉप जैसे कि पैडी वगैरह में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो वो हो गया। इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो इन सब को लेकर स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर इसका मतलब है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड स्टैंडर्ड्स फॉर इनपुट मैनेजमेंट लाइक यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, एज वेल एज स्टैंडर्ड्स फॉर क्रॉप स्टोरेज एंड ट्रेसेबिलिटी। इन सब के लिए भी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। द एनएसी विल कवर न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एरियाज़ में जो नए और इमर्जिंग एरियाज़, नए एरियाज़ या इमर्जिंग एरियाज़ जो हैं वो आगे आ रहे हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका यूज़ एग्रीकल्चर में हो रहा है तो वो भी ये चीज़ कवर करेगा। अच्छा, ये आईओटी बेसिकली होता क्या है? इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम थिंग्स बोलते हैं, और इसको सेंसर, सॉफ्टवेयर्स या बाकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ा जाता है फॉर कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स ओवर द इंटरनेट। और इन सेंसर सॉफ्टवेयर्स की मदद से ये बाकी डिवाइसेस के साथ डेटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सकता है। एग्रीकल्चर के केस में दिस वुड इंक्लूड टेक्नोलॉजीज़ लाइक प्रिसीशन फार्मिंग, जिसमें फार्मर्स को रियल टाइम सॉइल, क्रॉप और वेदर इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके थ्रू वो अपने इनपुट्स को एडजस्ट कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी स्टैंडर्डाइज की जाएंगी। व्हाट आर द स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एनएसी? बीआईएस के अनुसार जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं? टू क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेबल नेशनल कोड covering recommendations for agriculture practices, taking agroclimatic zones, crop type, socio-economic diversity of the country and all aspects of agri-food value chain into consideration। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा एग्री कोड, एक एग्रीकल्चर कोड बनाने की बात की जा रही है जो लागू किया जा सके, विच इज़ इम्प्लीमेंटेबल। इसके बाद लिखा है टू एक्ट एज एन इनेबलर for quality culture in Indian agriculture by providing the required reference to policy makers, agriculture departments and regulators for incorporating the provisions of NAC into their schemes, policies and regulations। कि NAC के जो भी provisions हैं उनको वो अपनी स्कीम, पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस में शामिल करें। इसके लिए पॉलिसी मेकर्स को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और रेगुलेटर्स को रिक्वायर्ड रेफरेंस जो है वो दिए जाएंगे, है ना। आई होप आप समझ गए। तो इससे क्वालिटी कल्चर जो है एग्रीकल्चर में वो इनेबल होगा। इसके बाद आगे लिखा है टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी टू इंश्योर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बनाई जाएगी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, यानी कि फार्मर्स के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इफ़ेक्टिव डिसीजन जो है वो ले सकें। टू इंटीग्रेट रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स विद रिकमेंडेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जितने भी रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ इंटीग्रेट किया जाए। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि स्मार्ट फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी को अभी एड्रेस करेगा ये कोड। इसके बाद है टू एड इन द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है उसमें मदद मिलेगी ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के अपार्ट जो भी इस तरीके की, मतलब जैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दैट कम्स अंडर द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में मदद की जाएगी और वो कैसे होगा? बाय
ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस कोड के लिए जो टाइमलाइन दी गई है, तो BIS ने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और इसने लगभग वर्किंग पैनल्स बनाए हैं फॉर 12 to 13 स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एरियाज, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होंगे और R&D ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। ये पैनल जो है वो इस कोड को ड्राफ्ट करेगा, और इसके लिए जो टेंटेटिव डेडलाइन दी गई है नेशनल एग्रीकल्चर कोड के लिए, ये दी गई है अक्टूबर 2025 की, यानी कि अगले साल के अक्टूबर की, यानी कि अभी से आप कह सकते हैं लगभग 1 साल का समय है। इसके बाद BIS जो है वो प्लान कर रहा है कि वो फार्मर्स को NAC और उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर फिर ट्रेनिंग देगा। व्हाट आर द स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स? NAC बनाने के साथ साथ, NAC तो बनाएगा ही BIS, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोड, उसके साथ साथ BIS ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि वो सेटअप करेगा कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड जो हमारे देश के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इस तरीके के फार्म सेटअप किए जाएंगे। अब ये जो फार्म्स हैं, दैट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, ये होंगे क्या? They will serve as an experimental sites for testing and implementing various agricultural practices and new technologies in accordance with the NAC। कि NAC के हिसाब से आप कोई भी नई जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है या नई टेक्नोलॉजी है, अगर उसको टेस्ट या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये एक एज अ साइट के रूप में, एक एक्सपेरिमेंटल साइट के रूप में ये फार्म्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, कि आप वहाँ पर जाके उन फार्म्स में, जिन भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में ये फार्म डेवलप्स किए गए हैं, आप वहाँ पर जाके कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या न्यू टेक्नोलॉजी को अगर टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर उन फार्म्स में कर सकते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड फार्म्स, BIS प्लान्स टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद प्रीमियर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन। जो प्रीमियम एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ MOU साइन किए जाएंगे, और फिर वहाँ पर इस तरीके के फार्म्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। ऑफिशियल्स के अनुसार BIS जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करेगा, ताकि वहाँ पर इस तरीके के फार्म्स डेवलप किए जाएं, जहाँ पर कोई भी इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, फार्मर्स और इंडस्ट्री पीपल कैन कम एंड लर्न। वो वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। चाइना ऑलरेडी जो है उसने इस तरीके के फार्म्स की सक्सेसफुल वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट किया है, कि वहाँ पर इस तरीके के फार्म्स, इसका मतलब है ये कंसेप्ट वहाँ पर अच्छे से चल रहा है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए। पूरा का पूरा आर्टिकल आपको क्लियर है कि NAC बन रहा है, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोड। तो इस आर्टिकल को आप लोग इकोनॉमी में GS पेपर 3 में लेंगे एग्रीकल्चर के अंतर्गत। इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं। ये बात कर रहा है एज ग्रीन पैच स्प्रेड्स इन एंटार्क्टिका, हेयर्स व्हाट इज वरिंग साइंटिस्ट। देखो, पूरा का पूरा जो एंटार्क्टिक पेनिनसुला है, यानी कि एक लॉन्ग माउंटेन एक्सटेंशन है एंटार्क्टिका का, जो कि नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करता है टूवर्ड्स योर साउथ अमेरिका, वहाँ पर प्लांट कवर जो है वो पिछले कुछ दशकों में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। और प्लांट कवर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है, इस वजह से वहाँ पर मतलब हरियाली हो गई है बहुत ज़्यादा। अब अंटार्कटिका कितनी तेज़ी से गर्म हो रहा है, क्योंकि मेन रीज़न वही है कि गर्मी बढ़ने की वजह से, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्रीनरी बढ़ रही है। 2023 की एक स्टडी पब्लिश हुई है इन द जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज, उसमें ये पाया गया है कि द कॉन्टिनेंट इज़ वार्मिंग। अंटार्कटिका की बात हो रही है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है इज़ वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज। जितना वार्मिंग पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर हो रही है, उसके दुगनी तेज़ी से ये अंटार्कटिका गर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें रेट बताया गया है बिटवीन 0.22 डिग्री सेल्सियस एंड 0.32 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। हर दशक इतना ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। IPCC जो है, दैट इज़ IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। ये एडवांसेस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर साइंटिफिक नॉलेज देता है। इसने ये एस्टिमेट किया है कि दैट द अर्थ एज अ होल इज़ वार्मिंग एट द रेट ऑफ 0.14 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड। कि पूरी की पूरी जो धरती है वो हर दशक
0.14 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो रही है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें इसकी, दैट इज़ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ पर का जो राइज है टेम्परेचर का वो 0.22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.32 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड हो रहा है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि दुगनी तेज़ी से ये गर्म हो रहा है। इसके बाद आगे लिखा है कि जो एंटार्क्टिका पेनिनसुला, एंटार्क्टिक पेनिनसुला की जो सिचुएशन है वो रेस्ट ऑफ द एंटार्क्टिका से और ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, वो ग्लोबल एवरेज से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। मतलब एक तो पूरा का पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, उसमें भी उसका एक रीजन ऐसा है जो पेनिनसुलर टाइप का रीजन है, थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है। तो वहाँ पर जो है वो स्थिति और ज़्यादा ख़राब है, वहाँ की वार्मिंग और तेज़ी से हो रही है। पूरा एंटार्क्टिक पे अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो ग्लोबल एवरेज से दुगना गर्म हो रहा है, दुगनी तेज़ी से। लेकिन अगर हम एंटार्क्टिक पेनिनसुला की बात करें तो ये ग्लोबल एवरेज से 5 गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो एंटार्क्टिक पेनिनसुला इज नाउ ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस वार्मर ऑन एवरेज देन इन 1950। तो जितना ये गर्म 1950 में हुआ करता था, लगभग उससे 3 गुना ज़्यादा गर्म ये अभी हो चुका है। एंटार्क्टिका हैज़ ऑल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, हीट वेव्स हो रही हैं, और स्पेशली जब इसका विंटर सीजन होता है उस समय पर। अब ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो जब यहाँ पर विंटर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स होते हैं। तो वहाँ पर जब मतलब इसका जब विंटर सीजन होता है तो वहाँ पर ही उस समय काफ़ी ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। इस साल जुलाई की अगर हम बात करें तो ग्राउंड टेम्परेचर्स इस कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स में नॉर्मल से 10 डिग्री ज़्यादा थे, और कुछ ऐसे दिन भी थे जब टेम्परेचर वहाँ पर नॉर्मल से 28 डिग्री ज़्यादा तक हो चुके थे। मार्च 2022 में एंटार्क्टिका ने एक्सपीरियंस किया था मोस्ट इंटेंस हीट वेव्स, जब ईस्ट एंटार्क्टिका में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 39 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया था। वैसे तो टेम्परेचर यहाँ का नेगेटिव में भी रहता है, बट फिर भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा है एज दी आप कहेंगे नॉर्मल से इतना ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा राइज है। अब इस स्टडी में क्या पाया गया है, रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजरी और डेटा का यूज़ किया है ये कंक्लूड करने के लिए कि एंटार्क्टिक पेनिनसुला में जो वेजिटेशन है वो पिछले 35 सालों में लगभग 14 गुना बढ़ गई है। ठीक है, वेजिटेशन मोस्टली यहाँ पर मॉसेस और लिचेंस के फॉर्म में होती है। ये रफली 1 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करती थी। ठीक है, जो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पेनिनसुला का एरिया था 1986 में, उसमें से सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वेजिटेशन हुआ करती थी, उससे भी कम में। लेकिन अब ये 2021 में बढ़ के 12 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गई है, और द रेट ऑफ ग्रीनिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय मोर देन 30%। 2016 से 2021 के बीच में जो रेट ऑफ ग्रीनिंग है, मतलब किस रेट पर ये वेजिटेशन बढ़ रही है, वो 30% से ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर यह लिखा गया है कि जो एक्चुअल एरिया कवर्ड है वो तो अभी भी बहुत कम है। ठीक है, 12 स्क्वायर किलोमीटर कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं होता, लेकिन बात यह है कि जिस परसेंटेज इंक्रीज में ये बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा तो एरिया बहुत कम है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का अगर आप पूरा एरिया कह रहे हैं पेनिनसुला का, तो उसमें से अगर 12 स्क्वायर किलोमीटर में वेजिटेशन है भी तो कोई वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है। बट जिस परसेंटेज इंक्रीज में वो बढ़ रही है, मतलब जिस तेज़ी से वो बढ़ रही है, वो थोड़ा सा चिंता की बात है। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा है कि एंटार्क्टिका में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से वहाँ का जो सी आइस है उसका एक्सटेंट भी कम होता जा रहा है। 2024 का एक्सटेंट जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट था जो सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किया है, और 2023 के कंपैरिजन में सेकंड नंबर पर है। 2023 में सबसे लो रिकॉर्ड इसको किया गया था। वार्मर ओपन सीज मे बी लीडिंग टू वेटर कंडीशंस दैट फेवर प्लांट ग्रोथ। तो अब वार्मर ओपन सीज जो हैं वो थोड़ा सा वेट कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रोथ बढ़ रही है। वाई शुड वी वरी अबाउट इंक्रीज वेजिटेशन इन एंटार्क्टिका। अब अगर एंटार्क्टिका में वेजिटेशन बढ़ रही है तो इसको लेकर हमें चिंता क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि जो मॉसेज होती हैं वो बेयर रॉक, यानी कि जो बेयर पत्थर होते हैं उनके ऊपर ग्रो करती हैं, एंड दे क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ सॉइल्स दैट could in milder conditions make the continent more favorable for the growth of other invasive species that could threaten the native flora and fauna। अब ये जो मॉस वगैरह है ये बेयर रॉक के ऊपर ग्रो करती है,
और ये सॉइल्स के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करती है। और अगर माइल्डर कंडीशंस होंगी, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे, कंडीशंस थोड़ा सा माइल्ड होंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं, ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, और उससे यहाँ के जो लोकल फ्लोरा एंड फौना है उनको नुकसान पहुँचेगा या उनको खतरा पैदा होगा। इंक्रीज इन प्लांट लाइफ कुड ऑल्सो रिड्यूस द एंटार्क्टिक पेनिनसुलाज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर प्लांटेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ का एल्बिडो ज़्यादा होता है। एल्बिडो मतलब है कि जितनी सनलाइट पड़ रही है किसी सरफेस में, उसमें से कितनी परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। लेकिन अब यहाँ पर वही है कि प्लांटेशन अगर बढ़ रहा है या वेजिटेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इसकी जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सनलाइट को अगर ये रिफ्लेक्ट कम कर रही है तो इसका मतलब ये ज़्यादा क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रही है। और ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि इससे ग्राउंड टेम्परेचर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो लोकल लेवल पर भी असर पड़ेगा और ग्लोबल लेवल पर भी असर पड़ेगा। यहाँ पर यह लिखा गया है कि एंटार्क्टिका हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट टू 80% मोर आइस मास इन द 2000s एंड 2010s देन इट लॉस्ट इन 1980s एंड 80s एंड 90s। कि 80s 90s के समय में जितना यहाँ पर बर्फ़ का लॉस हुआ करता था, उससे ज़्यादा 2000 के डिकेड में और 2010 के डिकेड में हुआ है। राइजिंग टेम्परेचर विल एक्सेसरबेट द लॉस ऑफ आइस एंड रेज ग्लोबल सी लेवल्स। और अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लॉस ऑफ आइस है वो और तेज़ी से होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो ग्लोबल सी लेवल्स हैं वो भी राइज करेंगे। Unprecedented levels of greenhouse gases enter the atmosphere mainly through the burning of fossil fuel, and Antarctica will continue to get warmer and the vegetation is only likely to increase। तो इनका यही कहना है कि जैसे जैसे पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, वो कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगी तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल भी गर्म होगा और यहाँ एंटार्क्टिका भी गर्म होगा। और अगर सब कुछ गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये वेजिटेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। और वैसे भी इसके बढ़ने का जो रेट है वो काफ़ी तेज़ हमें दिख रहा है। ठीक है, आई होप ये भी आप बात समझ गए, इसको आप क्लाइमेट चेंज में ले सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं आज का, दैट इज़ हैन कांग, साउथ कोरियन एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट विंस नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ध्यान रखिएगा कि नोबल प्राइज़ का जो लिटरेचर का जो नोबल प्राइज़ मिला है 2024 का, वो किसको मिला है, हैन कांग को। साउथ कोरियन ऑथर हैं जिनका नाम है हैन कांग। इनको 2024 का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। किस चीज़ के लिए मिला है, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोजेज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, कि मतलब जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास को कन्फ्रंट करता है, हिस्टोरिकल ट्रॉमास मतलब कि आपको जितनी भी आज तक तकलीफ़ें हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। और जो एक ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी है, कि ह्यूमन लाइफ जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, नाजुक है, उसके बारे में बात करते हुए इन्होंने कुछ पोएटिक प्रोज लिखे हैं। उसको लेकर इनको, उसके लिए इनको ये प्राइज़, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये प्राइज़ जो है वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा अवार्ड किया जाता है और इसमें वर्थ 1.1 मिलियन का अवार्ड मिलता है। हैन कांग जो है वो पहली साउथ कोरियन है, ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट साउथ कोरियन और 18th विमेन टू विन द लिटरेचर प्राइज़। ठीक है, मतलब जिनको ये प्राइज़ यहाँ पर मिला है। और इनको 2016 में अपने एक नॉवल दैट इज़ द वेजिटेरियन के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हैन कांग इज़ द फर्स्ट साउथ कोरियन टू विन दिस प्राइज़ एंड 18th विमेन टू विन दिस प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और इनको 2016 में अपने एक नॉवल दैट इज़ द वेजिटेरियन के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिल चुका है। बाकी इसमें कोई और बात खास जानने वाली नहीं है। यहाँ पर से मतलब जो ये होता है पर्सन इन न्यूज़, उस रूप में ये काम आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। थोड़ा सा हमारा सेशन आज का छोटा है, अच्छा है, छोटा है, कोई नहीं। आप लोग इस बचे हुए टाइम का यूटिलाइजेशन, कुछ अगर आपका पेंडिंग है रिवीजन वगैरह करने के लिए, या फिर कुछ और स्टैटिक पार्ट में है, तो उसके लिए यूज़ ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार टेस्ट सीरीज़ के बारे में फिर से बता दूं। अगर आप लोग 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं
तो आप हमारी जो ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ है जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, सीसेट आपको सब कुछ मिल रहा है ओनली एट 849 रुपीज़, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल रही है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ 449 में है, और सिर्फ करंट अफेयर्स आप लेना चाहते हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज़ 299 में है, और सीसेट की सिर्फ 249 में। इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स अगर आप लेना चाहें तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस या विकल्प अवेलेबल हैं। अगस्त की आपको मिल जाती है एट ओनली ₹2 पर डे, 59 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से जून जुलाई की भी है। बाकी अगर आप 16 महीने की लेना चाहें तो अगर अगले साल के मेंस का फोकस आप रख रहे हैं तो 680 रुपीज़ में मिल जाती है। 12 महीने की आपको 510 में मिल जाएगी। इसी तरीके से 8 महीने की 345 में, और 4 महीने की 175 में, ठीक है। बाकी हमारा आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप हमारे आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज़ हैं, मंथली कोर्सेज़, 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़, इनमें भी अगर चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे सेशंस हेल्पफुल लगते हैं, किसी भी तरीके से आप लोगों को अगर हेल्प होती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो इससे थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी, और आप लोगों के लिए जो सेशंस हैं वो लंबे समय तक हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज़ 300-400 व्यूज़, 500 व्यूज़ पर चीज़ें चलाना यूट्यूब पर इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो ये सेशंस मुझे अब नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक हम लोग यूट्यूब पर कंटिन्यू कर पाएंगे। द रीज़न बीइंग वही है कि व्यूज़ वगैरह बहुत कम है, ठीक है। और इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड, अदर देन हंसी मजाक को छोड़ के ड्यूरिंग द सेशन जो शायद लोगों को पसंद आता है, वो हंसी मजाक हम नहीं कर सकते, एंड हम क्योंकि हमें नहीं लगता कि दैट इज़ रेलिवेंट और वो रिक्वायर्ड है। तो उन सब चीज़ों के अलावा हम लोग बाकी सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। तो बट स्टिल शायद यूट्यूब को पसंद नहीं आ रहा है, या आप कुछ 300-400 लोग, 500 लोगों के अलावा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग जो देख रहे हैं और आप लोगों को जो पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, ताकि हम 300-400-500 लोगों में भी इन सेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है। हो सकता है कि बहुत जल्द फिर ये सेशंस यूट्यूब पर बंद हो जाएं, या ये सीरीज़ परमानेंटली ही बंद हो जाए, ठीक है। तो इसका भविष्य, इस सीरीज़ का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहेंगे सभी लोग, तो ये सेशंस आगे चलते रहेंगे। अदरवाइज़ वी विल गोइंग टू क्लोज देम, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो फ़िलहाल तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।